अगर तुम एक एनिमे फैन हो तो तुमने ये नाम सुना ही होगा, बजर। एक ऐसी मांगा जिसने डार्क फैंटेसी जॉनरे को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दिया एंड इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से कोई भी स्टूडियो इसे छूना तक नहीं चाहता। एंड सच में ये चीज मैं तुम्हें बढ़ चढ़कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें बजर्क डिजर्व भी नहीं करता। 25th of August 1989 हाकुशेंशा मंथली एनिमल हाउस मांगा मैगजीन में बजर्क अपना डेब्यू करता है। एंड आते ही पूरी मांगा कम्युनिटी में सिर्फ बजर्क की ही बातें होती है एंड यहाँ तक कि लोग इसे ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल टाइम भी कहने लगते हैं। और ये बात सिर्फ मांगा पढ़ने वाले लोग ही नहीं, जापानीज मीडिया भी कह रहा था। इसके कैरेक्टर्स, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग एंड आर्ट पर लगी कड़ी मेहनत और टाइम देख तो मैं तुम्हें इजीली कह सकता हूँ एक ऐसी मांगा ढूंढने के लिए जिसकी क्वालिटी बजर्क के लेवल की हो तो ये सच में तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। बजर्क के पूरे 35 साल के रिलीज में हमने उसे कई सारे वेरियस फॉर्म में देखा है, लाइक मर्चेंडाइज, वीडियो गेम्स एंड ऑफ कोर्स एनिमे। वेल थ्रू आउट द इयर्स बजर्क के 3 ऑफिशियल एनिमे रिलीज हुए, जिसमें से फर्स्ट था 1997 का एनिमे जो खुद केंतारो म्यूरा के सुपरविजन के अंडर बना। इसके थ्रू शो के मेकर्स बजर्क के हेरिटेज को एनिमेशन वर्ल्ड में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे ताकि आगे चलकर बजर्क भी वन पीस, नारुतो और ब्लीच जैसी लेगेसी को हासिल कर सके। और ऐसा हुआ भी। इसके स्टार्टिंग फेज में लोगों ने इसे काफी अच्छा रिस्पांस दिया एंड इसके साउंड ट्रैक को अप्रिशिएट किया। इवन तो कुछ लोग इसके साउंड ट्रैक्स को आज भी सुनते हैं, बट फिर भी ये एक फेलियर साबित हुआ। एंड इसका एक रीजन था कम बजट, जिसकी वजह से कई सारे सीन्स एंड कैरेक्टर्स को स्टोरी से हटाना पड़ा जो लोगों को पसंद नहीं आया। एंड इसी वजह से एक और ट्राई किया जाता है 2012 में बजर्क के सबसे फेमस आर्क पर 3 एनिमे मूवीज बनाकर। एंड वो आर्क था द गोल्डन एज आर्क, जो लोगों के बीच में आया और गया। जबकि ये मूवी अपने आप में अच्छी थी, बट डिफरेंट टाइमलाइन की होने की वजह से लोग इससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड इसके बाद 2016 में गोल्डन एज आर्क की आगे की स्टोरी को कवर किया जाता है, जो बजर्क का थर्ड एनिमे एडेप्टेशन था। बट इसके साथ एक इश्यू होता है, इसका एनिमेशन बेकार था। I mean, बहुत ही ज्यादा बेकार था। एंड इसी वजह से बजर्क की स्टोरी आज भी अपना एक ट्रू एनिमे एडेप्टेशन चाहती है। एंड यही आता है एक फैन मेड स्टूडियो एक्लिप्स, जो बजर्क के सोर्समैन आर्क का एक फैन एनिमेशन बनाने वाला था, जो ऑब्वियसली एक अनऑफिशियल प्रोजेक्ट था। बट फिर भी फैंस इसके एनिमेशन को देखना चाहते थे और इसके लिए स्टूडियो एक्लिप्स भी अपना 100% देने के लिए तैयार था। एंड यही एक इशू आता है, स्टूडियो एक्लिप्स इसके एनिमेशन को बनाने के लिए डोनेशन मांगता है। एंड यही चीज बजर्क की पब्लिशर कंपनी हाकुशेंशा को पसंद नहीं आता है और वो ये ट्वीट करती है, स्टूडियो एक्लिप्स बजर्क के लाइसेंस होल्डर्स में नहीं आता है। एंड यही चीज थोड़ी अजीब थी। हाकुशेंशा चाहती तो डायरेक्टली इसे बंद करने के लिए कह सकती थी, एटलीस्ट पब्लिकली, बट फिर भी ये चीज काफी थी स्टूडियो एक्लिप्स के प्रोजेक्ट को डुबाने के लिए। एंड इसी चीज पर ऑडियंस के भी कई सारे रिस्पॉन्स आते हैं जो काफी मिक्स थे। कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर रहे थे एंड कुछ लोग इसे गलत मान रहे थे। और यहाँ मेरी भी सोच कुछ ऐसी ही है, चाहे स्टूडियो एक्लिप्स काफी अच्छा एनिमेशन करता हो, बट वो बजर्क के ऑफिशियल एनिमे को रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड यही एक क्वेश्चन आता है, आखिर क्यों अब तक की बनी ग्रेटेस्ट मांगा को अपना ट्रू एनिमे एडेप्टेशन नहीं मिला? वेल इसका सिंपल आंसर है मनी। मुझे पता है कि एनिमे एक आर्ट फॉर्म है, बट उससे पहले वो एक बिजनेस है। जो प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो प्रोजेक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई नो ये चीज बजर्क के लिए कहना काफी वियर्ड लगेगा, बिकॉज बजर्क मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड मांगा है जो आज तक एग्जिस्ट करती है। एंड हमें ये भी देखना पड़ेगा, एनिमेशन स्टूडियोज उन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो गारंटेड इन्हें प्रॉफिट देंगे। और ये जानने का सबसे बेस्ट वे है मांगा सेल्स। वही हम बजर्क की लाइफ टाइम सेल्स देखें तो टोटल 60 मिलियन है, जो कहीं से भी खराब नहीं है। इसकी वजह से बजर्क इजीली बेस्ट सेलिंग मांगा लिस्ट में अपनी जगह बनाता है। बट फिर भी ये नंबर किसी भी स्टूडियो के लिए मैटर नहीं करता है। एंड इसका रीजन है बजर्क ने इसे अचीव करने में अपने पूरे 35 साल लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी 100 मिलियन सेल्स नहीं कर पाया। और प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना कि मैं बजर्क को बुरा कह रहा हूँ, जो कि वो नहीं है। बट अगर हम इस चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेंस बनाती है। आखिर क्यों किसी भी स्टूडियो के हायर अप्स बजर्क
बजर्क के लिए ग्रीन लाइट नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ऐसे टाइटल्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जो ज्यादा प्रोमिसिंग है प्रॉफिट बनाने के लिए, जैसे कि जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर, जिन्होंने एक डेकेड से भी कम टाइम में बजर्क के 35 साल से भी ज्यादा सेल्स कर दी। एंड अगेन मैं इन्हें बजर्क से बेटर नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हें नंबर्स बता रहा हूँ जो किसी भी स्टूडियो के हायर अप्स को इन पर काम करने के लिए एग्री कर देते हैं, वो भी बड़े इजीली। और अगर हम बजर्क के पास्ट में रिलीज हुए एनिमेस को देखें तो वो भी उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे। 1997 में रिलीज हुई सीरीज का हमारे पास उतना डेटा नहीं है, जबकि गोल्डन एज आर्क पर बनी मूवीज एंड 2016 में रिलीज हुई सीरीज ये दोनों भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाई। एंड तुम्हें यहाँ ये भी याद रखना चाहिए बजर्क कोई छोटी सीरीज नहीं है, ये एक बड़ी सीरीज है। अगर कोई इसका एनिमे एडेप्टेशन बनाता है तो उसे एक डेकेड से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो भी उस सीरीज के लिए जो अभी तक एंड भी नहीं हुई है। तो आखिर कौन इस सीरीज पर अपना पैसा लगाना चाहेगा, किससे पता ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, जबकि वो इसी लेंथ की एक दूसरी सीरीज पर इन्वेस्ट कर देंगे जो उनके हिसाब से ज्यादा पोटेंशियल रखती होगी। एंड सच में नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, तो आखिर बजर्क के नंबर्स इतने लो क्यों हैं? अगर मैं सरफेस लेवल की बात करूँ तो गोल्डन एज आर्क पर बनी मूवीज लोगों ने उन पर रिएक्ट किया, बट वो ज्यादा ओवर बजट हो गई और अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। जबकि 2016 में रिलीज हुई बजर्क की एनिमे सीरीज आते ही कंट्रोवर्शियल बन गई, फैंस ने उसे काफी क्रिटिसाइज किया उसके एनिमेशन को लेकर। ये तो बस सरफेस लेवल की बातें थी, अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो इसके पीछे खुद बजर्क है। वेल इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूँ बजर्क हर किसी के लिए नहीं है, ये काफी ज्यादा डार्क, ग्राफिकल एंड ट्रोमाटाइजिंग सीन से भरा है और बजर्क जाना भी इसी चीज के लिए जाता है। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, बजर्क के अंदर इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी डार्क और एजी होने के साथ बजर्क अपनी स्टोरी को काफी अच्छे से दिखाता है, उसके कैरेक्टर्स को और पूरे वर्ल्ड को भी। एंड इसी चीज की वजह से बजर्क को ये रेपुटेशन मिली है। और वहीं बजर्क का आर्ट काफी सारे डार्क एलिमेंट से भरा है जो कहीं ना कहीं लोगों को इससे दूर ले जाता है, बट जो फिर भी बजर्क को पढ़ते हैं उन्हें स्ट्रेट आउट बजर्क से ऐसी ही चीजें चाहिए जो बजर्क को देना भी पड़ता है। एंड इसीलिए बजर्क यंगर ऑडियंस के लिए नहीं है जिसे तुम आराम से टीवी पर लगा कर देख सको, जबकि अभी आने वाले एनिमेज में ये लिमिटेशंस नहीं है मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स में, जिन्हें इजीली यंगर ऑडियंस कंज्यूम कर सकती है। एंड बस यही वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से बजर्क की ऑडियंस लिमिटेड है एंड वो ज्यादा गेन नहीं कर पाता है, और इसकी वजह है बजर्क की इनकंसिस्टेंसी जो वो अपने पूरी हिस्ट्री में रहा है। वेल जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, शुरुआत में बजर्क एक मंथली मांगा की तरह सीरियलाइज हुआ जहाँ वो हर महीने अपना एक नया चैप्टर रिलीज कर रहा था, बट 2006 के बाद चैप्टर्स के बीच का गैप काफी बढ़ गया। जहाँ पहले हर मंथ एक चैप्टर रिलीज हो रहा था, अब एक चैप्टर 3 से 4 मंथ्स के बीच आने लगा। इवन दो ये गैप यहाँ तक पहुँच गया, पूरे एक साल में बजर्क के सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स ही रिलीज हो रहे थे। एंड ऐसे बजर्क ने अपने 35 साल में 375 चैप्टर्स रिलीज किए हैं। एंड ये कितना कम नंबर है, इस चीज का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो। वन पीस, नारुतो और ब्लीच जैसी मांगास ने 25 साल से भी कम के करियर में 1100 प्लस 700 698 चैप्टर्स रिलीज किए, बट फिर भी मैं बजर्क की इस इनकंसिस्टेंसी को जस्टिफाई करूंगा, बिकॉज जो डिटेल्स केंतारो म्यूरा ने बजर्क के आर्ट में दिखाई है वो इनक्रेडिबल है। सब कुछ अपने आप से करके है तो वो ब्रेक्स डिजर्व करते हैं, बट मैं ये भी कहूंगा इससे बजर्क की स्टोरी काफी स्लो हो गई एंड दूर दूर तक किसी को भी इसका एंड नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी सीरीज लगातार नया कंटेंट डिलीवर करती जा रही थी। आई नो ये चीज अपने आप में छोटी है, बट जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो ये सेंस बनाती है कि आखिर क्यों सारे स्टूडियोज इसका एनिमेशन नहीं बनाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा एक और रीजन है जो शायद ही कभी और कोई बताएगा, बजर्क की लेगेसी। 6 मई 2021 दुनिया को पता चलता है केंतारो म्यूरा अब नहीं रहे। ये वही इंसान था जिसने मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी हमें दी जो सच में मैंने आज तक देखी है। वेल ऐसी ही बातें लोग करा करते थे होमर, डांटे अलिगरी और विलियम शेक्सपियर के बारे में, एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है। केंतारो म्यूरा मॉडर्न डे एरा के एक ऐसे ही महान ऑथर थे जिन्होंने हमारे लिए डार्क, स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल सी स्टोरी लिखी, और अब उनके जाने के बाद कौन ये सब करेगा। चाहे हमारे पास कई सारे बेहतरीन ऑथर्स हैं, बट स्टिल इस तरीके के काम को रिप्लेस कर पाना
लगभग इम्पॉसिबल है, बट फिर भी बजर्क की टीम ने इस एपिक मांगा को अपनी पॉसिबल ग्रेटेस्ट एंडिंग देने का फैसला किया है क्योजी मोरी को अप्रोच करके, जहाँ पहले तो मोरी ने मना कर दिया बट बाद में वो मान जाते हैं। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा आखिर ये क्योजी मोरी है कौन? वेल ये म्यूरा के बचपन के दोस्त और एक लौते ऐसे इंसान जो बजर्क की एंडिंग जानते हैं। एंड ये चीज उनके लिए कर पाना भी काफी मुश्किल है, और ये बात हमें पता चलती है उनके 2023 के एक इंटरव्यू में, जहाँ वो कुछ ऐसा कहते हैं, आई कोट, केंतारो म्यूरा के बिना मेरे लिए बजर्क की एंडिंग कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो शायद मुझे कभी माफ ना करे। आज भले ही ये मांगा मैं म्यूरा के बिना लिख रहा हूँ, मगर सभी फैन से मैं कहना चाहूंगा ये मेरा वादा है, मैं अपनी तरफ से बजर्क की स्टोरी में कोई भी ट्विस्ट और चीजें ऐड नहीं करूंगा, बस वही चीज लिखूंगा जो म्यूरा ने मुझे बताई थी। वेल मुझे समझ में आता है केंतारो म्यूरा की ऐसी लेगेसी को उठाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है, खासकर जब वो एक मॉडर्न डे मास्टरपीस हो तो कौन उसे छेड़ना चाहेगा। बट अभी भी मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, एंड इसका रीजन है ये ट्वीट। मे बी ये फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें ये श्योरली नहीं कह सकता हूँ, वो भी बजर्क जैसी सीरीज के बारे में जो अपना ट्रू एनिमे एडेप्टेशन ढूंढ रहा है। हम आज स्ट्रीमिंग एरा में है जहाँ टेलीविजन स्लॉट और रेटिंग्स की जरूरत नहीं है। अगर इससे अच्छा बजट मिलता है तो जरूर लोगों को इकट्ठा करेगा, बट अगेन मैं किसी भी एनिमेशन स्टूडियो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रन नहीं करता हूँ। बस मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ मैं बजर्क की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स का फैन रहूंगा, चाहे कोई भी बजर्क का ट्रू एनिमे नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मैं इसकी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े। बस मैं ऐसे ही टाइम को बीतते हुए देखता रहूंगा एंड बजर्क को पढ़ते हुए एंजॉय करता रहूंगा।